पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस को इम्पोज करने वाले इन पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ मोड्स अवेलेबल होंगे फर्स्ट ब्रिलियन जोन में, फॉर एग्जांपल सेकंड में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, तो एंड सो ऑन। तो पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन में जो बाउंड्री कंडीशन हमें देता है, जो स्टेटमेंट देती है, वो बॉर्न एंड वॉन कैरमन ने जो ओरिजिनली दी थी उससे हम इसको करते हैं, जिसके बारे में हमने अजम्पशंस में भी देखा था कि हम यहाँ पे ये इमेजिन करते हैं कि लेट्स से ये जो हमारे पास लीनियर चेन थी, ठीक है, और ये लेट्स से ऐसे एक्सटेंड करते करते आगे जाती जा रही है, और लेट्स से दिस इज़ द फर्स्ट एटम, ये फर्स्ट एटम है और ये कोई nth एटम है। ये उन्होंने इलेक्ट्रॉन गैस के लिए कंडीशन दी थी, और इसके लिए कि लेट्स से ये हमारे पास एक लीनियर चेन है, वन डायमेंशनल चेन है आइडेंटिकल एटम की, और इसके अकॉर्डिंग, इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग, इस बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि ये जो फर्स्ट एटम है और ये जो nth एटम है उनको हम ज्वाइन कर देते हैं, और ये ज्वाइन करते हुए लेट्स से ये वो nth एटम था और ये फर्स्ट एटम है, ज्वाइन करना मीन्स इनके दरमियान भी अब बॉन्ड क्रिएट हो गया, और करते करते ये ऐसे एक कंप्लीट चेन बन जाती है हमारे पास। अब अगर मैं ये कहूँ कि लेट्स से ये फर्स्ट एटम है, इसकी पोजीशन को अगर मैं ओरिजिन बना दूँ, ठीक है, लेट्स से दिस इज़ ओरिजिन और इसकी पोजीशन एट x इज इक्वल्स टू 0 पे है लेट्स से, तो इस एटम तक, सेकंड एटम तक पहुँचने के लिए, ठीक है, सेकंड एटम तक पहुँचने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा? सेकंड एटम तक पहुँचने के लिए 1a डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए थर्ड एटम तक पहुँचने के लिए मुझे 2a डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इसी तरह मैं करते करते अगर मैं nth एटम तक जाना चाहती हूँ, इस nth एटम तक जाना चाहती हूँ, ठीक है, बाय टेकिंग दिस एटम एज ओरिजिन, ठीक है, इस एटम को अगर मैं ओरिजिन ले लूँ तो यहाँ इस nth एटम तक पहुँचने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? n-1a डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड एटम तक पहुँचने के लिए हमें 2 डिस्टेंस, सेकेंड एटम तक 1, तो nth एटम तक पहुँचने के लिए n-1। तो अब ये यहाँ तक, यहाँ से मैं चली, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस ये ओरिजिन, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए nth एटम ये है ना, जिन इन दोनों को ज्वाइन किया है ना, तो nth एटम ये है, n-1a डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और ये इन सब के दरमियान कंजर्वेटिव डिस्टेंस a ही है, हमने यहाँ पे क्यूबिक केस लिया है। तो अब मुझे इस एटम तक दोबारा यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? यहाँ तक, ये यहाँ से मैं स्टार्ट हुई और मैं स्टार्ट होकर यहीं पे अगर आना चाहती हूँ तो मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? दिस इज़ ये वाला तो n-1 इंटू a था ना, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें a 1 यूनिट a और ऐड कर देंगे और ये बन जाता है n, दोनों के अगर a दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ ये कैंसिल, तो n-a डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो कि x इज इक्वल्स टू 0 पे डिफाइंड है, ये डिस्टेंस दैट इज़ इक्वल्स टू हम इसी पोजीशन पे, इसी एटम पे पहुंच जाएंगे, और ये इस चीज़ को मैं प्रॉपर्ली डिफाइन करती हूँ, x इज इक्वल्स टू n a, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ फर्स्ट एटम, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट एटम की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बोल रही हूँ तो मैंने u ऑफ n को डिफाइन किया था ना इसके लिए, इसके डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए, तो वो एट x इज इक्वल्स टू 0 पे उसकी पोजीशन है, ठीक है। अगर मैं ये n-a ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जिस एटम पे पहुंचूंगी वो वही एटम होगा जो ये है, तो उसका भी डिस्प्लेसमेंट हम u ऑफ n से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दैट वन इज़ n-a, मतलब ये पीरियोडिसिटी है ना कि एक चीज़ का एक इंटरवल के बाद दोबारा वापस उसी पॉइंट पे आ जाना। तो जैसे अगर मैं इस पॉइंट से ट्रैवल करूं और n-a डिस्टेंस ट्रैवल करूं तो मैं दोबारा इसी एटम पे आ जाऊंगी। तो ये, और उस एटम का डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन एंड ऑल ऑफ द बिहेवियर विल बी सेम, जैसे इस पे था या इस पे था। तो ये 2 पोजीशंस जो हैं इक्विवेलेंट है टू द सेम एटम, दीज 2 पोजीशन आर इक्विवेलेंट टू द सेम एटम, और इसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। अगर जैसे मैं इस एटम को ले लूँ, इस एटम से मैं चलूँ और ये n-a यूनिट चलूँ, मैं भी इसी एटम पे दोबारा आ जाऊँगी, या यहाँ से मैं कोई भी पोजीशन ले लूँ, तो n-a जो है ये पीरियोडिसिटी का यहाँ पे यूनिट बन जाता है व्हेन n नंबर ऑफ एटम आर फॉर्मिंग द लैटिस, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ एटम फॉर्मिंग द लैटिस, तो n-a बिकम्स द periodicity factor. तो यहाँ पे un of x is equals to 0, un of x is equals to n a, these are to the positions, original positions, ठीक है। तो हमने पहले un की
अगर याद हो तो हमने एक डिवाइस की थी एक्सप्रेशन स्टार्ट में ही, k इंटू एक्स, एक्स इज पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दीज आर इक्विलिब्रियम पोजीशन टू। मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं ली। ये x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू n है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, u n इज़ द डिस्प्लेसमेंट वो वाला। तो अगर मैं पीरियोडिसिटी कंडीशन यूज़ करना चाहती हूँ तो यहाँ पे भी मैं x इज इक्वल टू 0 लेते हुए यहाँ पे, और ये x इज इक्वल टू n ए लेते हुए यहाँ पे हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ये दोनों साइड की, तो ये ई टू द पावर आयोटा k इंटू 0 इज़ 0 माइनस ओमेगा टी इक्वल्स a ई टू द पावर आयोटा, ये आ जाएगा n a k भी है माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये ई टू द पावर आयोटा माइनस ओमेगा टी, जबकि ये इक्वल टू a ई टू द पावर आयोटा। इन दोनों की पावर को सेपरेट कर लेते हैं तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 1 इक्वल्स ई टू द पावर आयोटा एन ए के। एन ए को यूजुअली एल से रिप्रेजेंट हम कर देते होते हैं, तो यहाँ पे एल भी अगर कर दें दैट विल बी फाइन टू। एल के शुड बी इक्वल्स टू 1 और 1 है तो इट मीन्स वी आर राइटिंग इट लाइक 2 पाई आयोटा एन। ठीक है, एन इज़ एनी इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो दोनों की पावर्स को इक्वेट करें तो आयोटा एल के शुड बी इक्वल्स टू आयोटा 2 पाई एन, दिस कैंसल्स आउट एंड यहाँ पे k की वैल्यू जो है 2 पाई n बाई एल आ चुकी है। दीज आर द क्वांटाइज्ड k वैल्यूज़ दैट आर अलाउड इन द क्रिस्टल लैटिस, मोनोएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस। तो ये मोनोएटॉमिक के लिए हमने ये इस तरह का केस फाइंड आउट किया है और यहाँ पे ये हम देख सकते हैं दीज आर द परमिटेड वैल्यूज़। और अगर इनकी हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे क्या क्या परमिटेड वैल्यूज़ k की बनती हैं इनसाइड दैट पीरियोडिक लैटिस, तो वो बनती है माइनस 2 पाई बाई एल, यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई एल, अच्छा यहाँ पे 2 पाई बाई एल और इसके साथ n है तो ये 3 2 6 पाई बाई एल, और ये माइनस n इज इक्वल टू 0 के लिए 0 हो जाएगा और n इज इक्वल टू 1 के लिए 2 पाई बाई एल, n इज इक्वल टू 2 के लिए 4 पाई बाई एल। सो यहाँ पे भी माइनस 4 पाई बाई एल आता है, n इज इक्वल टू 3 के लिए। ये हम मतलब परमिटेड वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें फर्दर एक और बात करें कि जो के एन, अगर इसका ये हम एक प्लॉट बना दें एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इसका अगर हम प्लॉट बना दें, ये एडिशनल बातें हैं अभी, ये इस वो जो जानना चाहते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते हैं दैट इज़ फाइन टू। और ये के इज इक्वल टू 0, दिस इज़ के इज इक्वल टू 2 पाई बाई एल, ये माइनस 2 पाई बाई एल, ये माइनस 4 पाई बाई एल, ये 4 पाई बाई एल एंड सो ऑन, और ये ऐसे चलती जाती हैं। तो अब ये क्वांटाइज्ड इसकी वैल्यूज़ हैं, तो k जो है सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ को ले सकता है, इनके अलावा किसी वैल्यूज़ को नहीं ले सकता अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज पीरियोडिक कंडीशंस। तो अगर ऐसा हो जाए कि l की वैल्यू जो है बहुत लार्ज हो जाए, ठीक है, तो अगर l की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाए तो l किसके इक्वल था, l इक्वल था n a के इक्वल था। ये हम क्लासिकल लिमिट को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो l अगर बहुत लार्ज कर दिया जाए, मतलब n या a को लार्ज कर दिया जाए, लेट्स से a जो है वो लार्ज हो किसी एटम का, मींस एटम्स जो हैं फार्दर अपार्ट हों एक दूसरे से काफ़ी, ठीक है, उनका मतलब लैटिस कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा हो। l अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि k की जो ये n 2 पाई बाई एल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान की जो सेपरेशन है वो काफ़ी कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन सब की कंसेक्यूटिव सेपरेशन देखें, ठीक है, इन दोनों के दरमियान का फ़र्क, ये एक परमिटेड वैल्यू, ये दूसरी परमिटेड वैल्यू, दोनों में फ़र्क कितना है कि लेट्स से ये 2 पाई बाई एल का फ़र्क आता है सब में ये देखा जा सकता है, सब 2 पाई बाई एल का फ़र्क है। तो ये फ़र्क जो है, या डिस्टेंस जो है इन दोनों का फ़र्क कम से कम करने के लिए, डिफरेंस कम से कम करने के लिए 2 पाई बाई एल को मिनिमम होना पड़ेगा ना, और वो मिनिमम तब होगा जब एल मैक्सिमम होगा। तो ये जब एल मैक्सिमम होगा तो ये इतने क्लोजली स्पेस्ड होंगे ऐसे ये अलाउड के वैल्यू कि हमें लगेगा कि ये इसमें डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं और ये सारी की सारी ही अलाउड हैं और ये कंटिन्यूम स्टेट्स बन जाएंगी, ठीक है। इन दैट केस जब L इज़ वेरी लार्ज, लेकिन L अगर बहुत स्मॉल है तो ये डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा क्लियर होंगे हमें कि हमें क्वांटाइजेशन क्लियरली इसकी अपेरेंटली नज़र आएगी। ये देखना चाहते हैं कितने मोड्स बनते हैं, तो नंबर ऑफ़ मोड्स इज़ n की वैल्यूज़, ठीक है, n की वैल्यूज़। तो n की कितनी वैल्यूज़ मैक्सिमम बनती हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन में, अगर हम देखें कितनी बनती हैं, तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन हमें पता है कि वो k की किस वैल्यू के लिए डिफ़ाइन होता है, प्लस माइनस पाई बाय a के लिए डिफ़ाइंड होता है ना। तो ये अभी हमने k की जो बाउंड्री कंडीशन से निकाली है 2 पाई n बाय l,
ठीक है। ये n जो है नंबर ऑफ़ मोड्स को शो करता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो हमें अगर पूरा लैटिस ले रहे हैं तो इसमें तो कोई हद ही नहीं है कि वो कितनी ले सकता है। तो यहाँ पे अगर हद हम मुतय्यन कर दें फर्स्ट ब्रिलियन जोन अगर हम कर दें कि उसके लिए, तो k की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस पाई बाय a पुट करें अगर हम, तो 2 पाई n बाय l, ठीक है। तो ये यहाँ पे l की वैल्यू n a होती है, प्लस माइनस पाई बाय a इक्वल्स 2 पाई n बाय n a कैंसिल, पाई कैंसिल। तो n की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, तो n की वैल्यू अगर फिर हम देखें तो ये n इधर चला गया, 2 इधर आ गया, n बाई 2 प्लस माइनस n बाई 2, और प्लस माइनस n बाई 2 ये इसलिए कि n की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनके लिए मोड्स, पॉजिटिव वैल्यूज़ के n बाई 2 मोड्स हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ के भी n बाई 2 मोड्स हैं। तो टोटल मोड्स अगर हम देखेंगे तो वो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स दीज 2 मोड्स। तो फिर ये 2 कैंसिल एंड n इज इक्वल्स टू कैपिटल N, ये टोटल मोड्स बन जाते हैं। पॉजिटिव में भी मोड्स हैं, पॉजिटिव एक्सिस प्लस k के लिए मोड्स n बाई 2 हैं और माइनस k के लिए मोड्स n बाई 2 हैं, क्योंकि ब्रिलियन जोन जो है वो दोनों के लिए होता है ना, ठीक है। माइनस k में भी है, प्लस k में भी है। तो इसमें n बाई 2 मोड्स हैं, इसमें भी n बाई 2 मोड्स हैं। तो टोटल मोड्स जो हैं उसके n के इक्वल होते हैं। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो कितनी तरीक़ों से एटम्स वाइब्रेट कर सकते हैं इनसाइड ऑफ ब्रिलियन जोन, तो वो तरीके उतने ही हैं जितने एटम्स या यूनिट सेल आपके पास मौजूद हैं इन दैट ब्रिलियन जोन। के बाद अगर आप और ज़्यादा लेंगे तो वो n इज इक्वल्स टू 2n और इसी के मल्टीपल्स बन जाएंगे, ठीक है। आगे अगर रीजन्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे हम, इस तरह का ये हो गया। और नेक्स्ट पार्ट विल बी अपॉन डायटोमिक या फिर उसके प्रॉब्लम्स इनके रिलेटेड जो होंगे।